आपने कहा था 7.4 से पहले करके आना। सॉरी मैम, वो 7.4 मैम, वो 7.4 था, वो रैशनलाइजिंग सब्स्टिट्यूशन वाला कहना था। ओके, तो आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं तो 7.5 पढ़ने में कोई मसला तो नहीं था, पढ़ लेनी थी आप लोगों ने। कभी क्या भी दिएगा मैडम, हम खुद से पढ़ लेंगे हैं। आपने 7.4 तक कहा था, मतलब हमने तो पढ़ लेना था। अच्छा, एक्चुअली वो भी 7.5 भी वैसी है जैसी पीछे सारा प्रोसीजर किया है, कोई खास उसमें नहीं है। अच्छा बेटा, जिसमें आप जो पूछ रहे हो रैशनलाइज का, तो वो कहाँ से समझना है? ये पूरा टॉपिक आप दोबारा कह रहे हो? मैम ये नीचे चले गए, थोड़ा नीचे करें, यहाँ पे एक एग्जांपल है बस ये मैंने जी मैम, इसकी वो रैशनलाइज समझ नहीं आई कि सब्स्टिट्यूशन होती है। ओके, यस मैम, मुझे भी यही वाली नहीं थी समझ आई मैम। इसमें मतलब वो कह रही हैं कि हमने ना नॉन रेशनल फंक्शन को रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट किया है। देख लेते हैं। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे क्या समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो उसने सब्स्टिट्यूशन की है, लेट u इज इक्वल टू x प्लस 4, देन u स्क्वायर x प्लस 4। क्यों u स्क्वायर लिए? डेफिनेट हमने देखना है कि हमने du की तरफ भी जाना है और dx की वैल्यू भी पुट करनी है, तो इन टर्म्स ऑफ du होगी। सो यहाँ से अगर आप dx फाइंड आउट करोगे तो ये, अगर हम स्क्वायर रूट की कंडीशन थोड़ी खत्म करेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस 4 आ जाएगा। सो x को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? यू स्क्वायर माइनस 4 है, और dx आपके पास क्या आ जाएगा? 2du। वैल्यूज पुट कर दी, इसकी वैल्यू आपके पास u है और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास यू स्क्वायर माइनस 4 है, 2u du है। ये u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर बन जाएगा, 2 बाहर आ गया। ओके, अब यहाँ से प्लस 4 और माइनस 4 इसमें कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 को। जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ खत्म होके 1 बन जाएगा, और जब 4 को ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, ये नीचे वाला स्टेप नहीं था समझ आया। ये जब ना बेटा, इस स्टेप को उसने क्या किया है, इसके फैक्टर बना दिए हैं u माइनस 2 और u प्लस 2। उसके बाद इस पे जो प्रोसीजर लगाया गया है वो ये प्रोसीजर लगाया है, दिस वन, a ओवर u माइनस 2 प्लस b ओवर u प्लस 2। ओके, ये प्रोसीजर लगा के आपने इसको किया। ए और बी की वैल्यू, इस प्रोसीजर को करें फौरन, अगर आपके पेजेस हैं ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करें। ओके ओके मैम, यहाँ पे यू स्क्र माइनस 4, 4 ओवर यू स्क्र माइनस 4, ये टर्म हटा लें फिलहाल। यहाँ से इसको लिख दें a ओवर यू माइनस 2 प्लस बी ओवर यू प्लस 2। उसके बाद a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करें और फिर यहाँ लाके पुट करें और फिर इसको इंटीग्रेट करें। तो क्या यही आंसर नहीं आएगा आपका? देखें जरा। ओके मैम, करते हैं।
यस मैम, आपको यही साथ वैल्यूज बता आती है। भी यही वैल्यूज आती है। और फिर एक के साथ चूंकि माइनस होगा और एक के साथ प्लस होगा, तो नेचुरल लॉ का सेकंड लॉ या फोर्थ लॉ या सेकंड था मेरा ख्याल है यूज करते हुए ये आपके पास इस फॉर्म में लिखी जाएगी। जिसके साथ माइनस होगा, u+2 के साथ माइनस होगा जो नीचे आ रही है, ऐसा ही है। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u+2 होगा ना, ऐसे ही आ जी रहा है। मैम, यही है। यस मैम। ओके, क्लियर है आपको? तो मैम जी, इसमें नॉर्मलाइज फंक्शन को रेशनलाइज फंक्शन में कन्वर्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है? मैम ये तो पहले ही रेशनलाइज नहीं था। मैम ये जो ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है, सम नॉन रेशनलाइज फंक्शंस कैन बी चेंज्ड इनटू रेशनलाइज फंक्शंस, तो मैम ये तो पहले ही रेशनलाइज था। चेंज इनटू रैशनल फंक्शंस, ये नॉन रैशनल फंक्शंस था ना। जब रैशनल फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा वो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जब p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था ना। ओके ओके मैम, समझ आ गई। जी मैम, समझ आ गई है। अच्छा, साथ वो ये भी, अच्छा ये चीज ठीक है, ये साथ बता भी रहा है ना कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज की है या फार्मूला 6 यूज किया है विद a = 2 के साथ। तो दोनों कंडीशंस के साथ आप इसको प्रूव कर सकते थे। ये असाइनमेंट आपने करनी है, करेंगे? ओके मैम, कर लेंगे। ये इस चैप्टर का हेडिंग भी था आपका फर्स्ट, ऐसा ही है। जरा गौर कीजिएगा इस पे, ठीक है, पढ़िएगा। अच्छा जी, स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए स्ट्रेटजी क्या है? तो इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजी यही है जो अपने 7.1 की, 7.2 की, 7.3 की या 7.4 की, वहां पे इंटीग्रेशन देते हुए आपको साथ बता दिया जाता था कि आपने इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना है, बाय पार्ट्स करना है या बाय डिवीजन रूल करना है, या जो भी प्रोसीजर था वो आपको बता दिया जाता है। अगर आपकी 7.1, 7.2, 7.3 या 7.4 क्लियर है तो अब ऐसा है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला या इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है उसको देखते ही आपको पता होना चाहिए कि आपने इस पे कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करना है। मींस आपकी अंडरस्टैंडिंग अब आपको ये बताएगी कि कौन सा रूल यूज करते हुए हमने अपनी इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करनी है। As we have seen, integration is more challenging than differentiation. In finding the derivative of the function, it is obvious which differentiation formulas, as you already learned, constants of integration have been omitted. यहाँ पे इसने कहा कि चूंकि आपको सिर्फ फार्मूला याद करने के लिए कहा गया है, तो फिलहाल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी इन्वॉल्व होता था उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपने वो सी यूज करना है जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ये टेबल अगेन आपने याद कर लेना है, याद कर भी लिया होगा। जो प्रीवियस टेबल था उसमें शायद कुछ फार्मूले मिसिंग थे जो कि दोबारा से आपको दे दिए गए हैं। सो ये अभी जो हमने पीछे 7.4 में आप एक एक्सरसाइज की बात, एग्जांपल नंबर 9 की बात कर रहे थे, उसमें ये फार्मूला डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को यूज किए बगैर। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट ये सिचुएशन लगा सकते हैं उसके ऊपर। मोस्ट ऑफ दिस फार्मूला शुड बी मेमोराइज, ध्यान में रखना है कि ये आपने मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, ये आपके याद करने वाला काम है। ओके जी, अच्छा, सिंप्लीफाई द इंटीग्रैंड इफ पॉसिबल। इंटीग्रैंड आपके पास वो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट, जिसका इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना होता है या इंटीग्रेट करना होता है। सो सबसे पहला काम क्या है कि जो आपका ये फंक्शन है आप उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो।
सो ये इंटीग्रल आपके पास गिवन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। तो इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, यहाँ तक ही कर सकते थे कि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट है और इस स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ x dx आ गया है। अब इजीली हम इसकी इंटीग्रेशन जो है उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है। x की पावर, चूंकि x का डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये x मौजूद है तो इसकी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स आपके पेजेस आपके पास होने चाहिए, फौरन से ये सारी इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है। करके इसका जरा आंसर जो है वो फाइंड आउट करें क्या आ रहा है आपके पास। छोटी छोटी इंटीग्रेशंस हैं ये, जब मैं आपको करने को कहूँ तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर मुझे आंसर दे देना है आपने कि हो चुकी है आपसे। मैम ये पहले कर ली है हम। टेन थीटा ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा है, डी थीटा है। अच्छा, अगर आप अभी फिलहाल फौरन कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी कर पाते तो बाद में इजीली वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि आपने कौन सा फार्मूला जो है वो इनके ऊपर अप्लाई करना है। सो वी कैन know that tan theta can be written as sin theta over cos theta and secant square theta is 1 over cos square theta। so वो cos square theta ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या है sin theta cos theta। हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है 2 sin theta cos theta sin 2 theta के इक्वल होता है। वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो 1/2 से डिवाइड किया तो ये मौजूद है और जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको एक फार्मूला दे देती है sin 2 थीटा। अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। 1/2 sin 2 थीटा आपका क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा। सो इसको इंटीग्रेट कर लें और आंसर अपने फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट इंटीग्रल है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर है। ये आपके पास किस फॉर्म में, स्क्वायर ओपन कर दें तो ये आपके पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अगेन हम एक आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो वो हमने कंडीशन यूज की 1 प्लस 2 sin x cos x और अगेन 2 sin x cos x को sin 2x में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला काम क्या है कि आपने जो भी आपका इंटीग्रैंड होता है या जो भी इंटीग्रल होने वाला जिसको फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, सबसे पहले आपने अपने उस फंक्शन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आना है। लुक फॉर एन ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशंस। हम देख सकते हैं कि हम बहुत इजीली कौन सी सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड सम फंक्शन जो u is equal to g of x in the integrand with whose differential du g prime of x dx also occur। तो ऐसे इंटीग्रैंड को देखें जिसका डिफरेंशियल या डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो मौजूद हो, तो भी हम इजीली अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। Apart from a constant factor constants in the integral, we note that if u is equal to x square minus 1, x square minus 1 को अगर आप u लेते हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आपके पास मौजूद है। सो अगर डेरिवेटिव फंक्शन का मौजूद है तो वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x square minus 1 की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। आप इजीली अपना इंटीग्रल जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? फंक्शंस को देखते हुए फौरन माइंड में आ रहे हैं ना फार्मूले आप लोगों के? Yes, ma'am. Yes, नहीं आ ma'am. रहे? ओके, दो बेटा इसको बंद करो या बाहर ले दो। अच्छा जी, क्लासिफाई द इंटीग्रैंड अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट फॉर्म। If step 1 and 2 have not led to the solutions, अभी हमने जो step 1 और step 2 किए हैं उसने कहा अगर ये आपके solutions को satisfy नहीं करते then we take a look at the form of the integrand f of x। सबसे पहले क्या है, हम अपना जो इंटीग्रेट होने वाला फंक्शन है उसको देखेंगे और मजीद जो हमने 7.3 या 7.4 के अंदर कुछ स्टेप्स किए हैं उन स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। उसमें एक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर हमारा फंक्शन f of x जो है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ sin and cos x
ऑफ tan x, secant x और ऑफ cot x एंड cosecant x। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो sin, cos, tan, secant, cot या cosecant की पावर्स की फॉर्म में मौजूद है, देन वी यूज द सब्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड इन सेक्शन नंबर 7.2। तो सेक्शन 7.2 में हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस दी गई थी कि अगर आपका फंक्शन sin, cos की फॉर्म में है तो एक sin आपने बचा लेना है, बाकी सारा फंक्शन cos में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद एक आइडेंटिटी यूज कर लेनी है 1 माइनस cos square x इक्वल टू sin square x वाली। इसी तरह अगर आपका फंक्शन टेंज और सेकंड की फॉर्म में है और पावर्स की फॉर्म में है तो या सेकंड को टेंज में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन एक सेकंड आपने बचा लेना है, या टेंज को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है और एक टेंज आपने बचा लेना है। ये सारी कंडीशंस हमने 7.2 के अंदर डिस्कस की थी। रैशनल फंक्शंस अगर आपके थे तो आपने डिफरेंट सिचुएशंस उनके ऊपर डिस्कस की थी कि अगर रैशनल फंक्शंस में न्यूमिनेटर टर्म जो है वो डिनोमिनेटर टर्म से छोटी है तो हम जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको फैक्टराइज करते हैं और फिर a प्लस वो जो a और b वाला फार्मूला है वो यूज करते हैं, और अगर हमारी डिनोमिनेटर टर्म की डिग्री जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अपना इंटीग्रल जो है उसको सॉल्व करते हैं। इफ f is rational function we use the procedure of section 7.4 involving partial fractions। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो 7.4 में डिस्कस की थी वो यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हमने की थी। f of x is the product of a power of x। अगर फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट है पावर्स ऑफ x का, और पोलिनोमियल या पोलिनोमियल है एंड ट्रांसडेंटल फंक्शंस है सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, देन वी ट्राई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर हमने कोशिश की थी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें चूजिंग u and dv अकॉर्डिंग टू द एडवाइस एज गिवन इन सेक्शन नंबर 7.3। एडवाइस हमारे लिए की थी कि हमने u या फर्स्ट फंक्शन उसको चूज करना है कि हमारा डेरिवेटिव इजीली सॉल्वेबल हो सके। अच्छा, ये सारा कुछ वैसे ही बता रहे हैं, सारा पीछे वाला ही है, रेसिप्रोकल्स हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस की तरफ बेसिक आए और आपको क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि आपने कौन सा स्टेप जो है वो उस पे अप्लाई करना है। लाइक दिस tan क्यूब x ओवर cos क्यूब x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमने इस tan को और cos को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है, कुछ इस फॉर्म में, या तो वो tan सेकंड फॉर्म में आ जाए या वो sin cos फॉर्म में आ जाए। तो tan क्यूब ओवर cos क्यूब x, ये आपके पास tan क्यूब x secant क्यूब x लिखा है, या तो आप इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप secant में से एक secant को आपने बचा लेना है, secant स्क्वायर x को आपने tan स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। क्लियर स्टूडेंट, आप इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। जरा इसको सॉल्व करें। ओके मैम। इसमें से एक सेकंड आपके पास मौजूद होना चाहिए। सेकंड स्क्वायर x को आपने टेंज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो आइडेंटिटी टेंज और सेकंड की है वो यूज करनी है और अपना इंटीग्रल सॉल्व करना है आपने। एक कंडीशन तो ये थी कि या तो आप इसको tan सेकंड में कन्वर्ट कर देते, दूसरी कंडीशन ये या पूरे फंक्शन को sin और cos में कन्वर्ट कर देते, sin या cos की पावर्स में हम कन्वर्ट कर देते। तो tan क्यूब x और cos क्यूब x को हमने इस फॉर्म में sin ओवर cos क्यूब की फॉर्म में भी लिख दिया है और ये आ गया है sin 3x ओवर cos की पावर 6x आ चुका है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि हमने एक sin जो है वो ले लिया है और बाकी sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद वही आइडेंटिटी आप यूज कर लेते हो, cos को आप u रख लो तो du का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इजीली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इस प्रोसीजर के साथ भी आप कर सकते हैं, इस प्रोसीजर के साथ भी आपने डिस्कशन की हुई है। आप दोनों प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे तो सेम फॉर्म में आपके आंसर होने चाहिए। यहाँ पे ये प्रोसीजर सॉल्व किया हुआ है, इसके साथ देखें क्या दोनों फॉर्म में सेम आंसर आ रहे हैं आपके।
जी स्टूडेंट्स हो गया? मैम अभी कर रहे हैं। जी मैम हो गया। यस मैम हो गया। इसी फॉर्म में आता है? जी मैम। ओके ओके यस मैम। ओके मैम यस। मैम अगर क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की टेक्निक है अगर उसको चेंज कर दें क्या क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है? नहीं, क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता। हाँ, अगर कुछ टेक्निक्स में जैसे कोई लॉगरिथमिक फंक्शंस है, आप कुछ टेक्निक्स चेंज कर देते हो, कोई दूसरी टेक्निक्स यूज कर लेते हो, बस का कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम। लेकिन चूंकि कांस्टेंट को भी की चेंजिंग को भी हम इसलिए क्योंकि जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेते हैं तो मोस्टली आगे जाके आप हाई क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपना कांस्टेंट भी हम फिर नेचुरल लॉग के फॉर्म में ही लेते हैं, फिर सिंपल कांस्टेंट नहीं लेते। अगर आप उसको सिंपल वे में करते हो तो सिंपल कांस्टेंट लेते हो, लेकिन एटलीस्ट हमारा कांस्टेंट फिर भी हम उसको एक कांस्टेंट के तौर पर ही डील करते हैं। अगर नेचुरल लॉग की फॉर्म में आए तो भी हम उसको फिर सी का नाम ही देते हैं। तो मोस्टली टेक्निक्स चेंज करने से कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम। अच्छा जी, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x dx है। आप इजीली इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हो, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x x u स्क्वायर, सो dx 2 du आपके पास मौजूद है। तो e की पावर जी अच्छा जी, इसमें आपके पास आप देख सकते हैं कि क्लियरली आप इसको u के फॉर्म में ले आए तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर x हो तो आप इजीली उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट x है तो दोबारा से उसका x एक डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई किया, हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के साथ आप इजीली कर सकते हो। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप इसको u को फर्स्ट फंक्शन रखते हो तो आप इजीली इसके डेरिवेटिव को डील कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो u खत्म हो जाएगा, सिर्फ e की पावर u आपके पास रह जाएगा, जिसको आप इजीली इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और करने के बाद अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रल्स के साथ आपने कांस्टेंट्स यूज करने हैं। यहाँ पे चूंकि सिर्फ इंटीग्रल्स की फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए कांस्टेंट यूज नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जो है उसको भी आप देख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस 1 है और दिस है, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शंस में हमारी जो न्यूमिनेटर टर्म है उसकी डिग्री ग्रेटर है। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है मैम। और सिस्टम भी खराब है और मे बी उस वजह से थोड़ा सा इंटरनेट पे इशू हो सकता है। ओके, सो ये आपने क्या करना है, इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर फाइंड आउट करें और फिर इंटीग्रल फाइंड आउट करके बताएं 5 मिनट के अंदर क्या आंसर फाइंड आउट हो रहा है आपका। ओके जी स्टूडेंट्स हो गया? मैम अभी कर रहे हैं। जी मैम हो गया। यस मैम हो गया। इसी फॉर्म में आता है? जी मैम। ओके ओके यस मैम। ओके मैम यस। मैम अगर क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की टेक्निक है अगर उसको चेंज कर दें क्या क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है? नहीं, क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता। हाँ, अगर कुछ टेक्निक्स में जैसे कोई लॉगरिथमिक फंक्शंस है, आप कुछ टेक्निक्स चेंज कर देते हो, कोई दूसरी टेक्निक्स यूज कर लेते हो, बस का कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम।
लेकिन चूंकि कांस्टेंट को भी की चेंजिंग को भी हम इसलिए, क्योंकि जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेते हैं तो मोस्टली आगे जाके आप हाई क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने देखेंगे तो आप देखेंगे कि अपना कांस्टेंट भी हम फिर नेचुरल लॉग के फॉर्म में ही लेते हैं, फिर सिंपल कांस्टेंट नहीं लेते। अगर आप उसको सिंपल वे में करते हो तो सिंपल कांस्टेंट लेते हो, लेकिन एटलीस्ट हमारा कांस्टेंट फिर भी हम उसको एक कांस्टेंट के तौर पर ही डील करते हैं। अगर नेचुरल लॉग की फॉर्म में आए तो भी हम उसको फिर सी का नाम ही देते हैं। तो मोस्टली टेक्निक्स चेंज करने से कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम। अच्छा जी, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x dx है। आप इजीली इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हो, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x x u स्क्वायर, सो dx 2 du आपके पास मौजूद है। तो e की पावर जी अच्छा जी, इसमें आपके पास आप देख सकते हैं कि क्लियरली आप इसको u के फॉर्म में ले आए तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर x हो तो आप इजीली उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट x है तो दोबारा से उसका x एक डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई किया, हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के साथ आप इजीली कर सकते हो। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप इसको u को फर्स्ट फंक्शन रखते हो तो आप इजीली इसके डेरिवेटिव को डील कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो u खत्म हो जाएगा, सिर्फ e की पावर u आपके पास रह जाएगा, जिसको आप इजीली इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और करने के बाद अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रल्स के साथ आपने कांस्टेंट्स यूज करने हैं। यहाँ पे चूंकि सिर्फ इंटीग्रल्स की फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए कांस्टेंट यूज नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जो है उसको भी आप देख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस 1 है और दिस है, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शंस में हमारी जो न्यूमिनेटर टर्म है उसकी डिग्री ग्रेटर है। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है मैम। और सिस्टम भी खराब है और मे बी उस वजह से थोड़ा सा इंटरनेट पे इशू हो सकता है। ओके, सो ये आपने क्या करना है, इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर फाइंड आउट करें और फिर इंटीग्रल फाइंड आउट करके बताएं 5 मिनट के अंदर क्या आंसर फाइंड आउट हो रहा है आपका। ओके, सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है ना वो। यस मैम। उसमें कोई ऐसे टर्म इन्वॉल्व तो नहीं हो रही जिसकी इंटीग्रेशन आपको समझ ना आ रही हो? नो मैम, हो जाती है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 4 देखें तो फंक्शन और उसके साथ ही उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो सिंपल उसको सॉल्व कर लें या उसको सब्स्टिट्यूशंस के साथ कर लें तो इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हो तो उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1/x हमारे पास मौजूद है, 1/x dx पुट करके आप इजीली अपना इंटीग्रल जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। सो क्या करना है, आपने इसको रैशनल फंक्शन में ही कन्वर्ट करना है, जैसा कि सबसे पहले एग्जांपल में था या सॉरी 7.4 में डिस्कशन हुई थी। तो उसके लिए आप इसको रैशनलाइज करते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फर्दर आपका फंक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है एक सब्स्टिट्यूशन पुट हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तो साइन इनवर्स एक्स, और इसको भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। -2x माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या इस माइनस को उठा के अंदर ले जाएं तो फिर 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हैं। सो इजीली आप अपने जो एग्जांपल्स हैं इनको जज कर सकते हैं कि इसमें आपने कौन सा
मैंने अपनी एफएससी या बीएससी की टर्म्स में पेपर्स दिए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने 4 या 5 रूल होते हैं इंटीग्रेशन के, वो आप स्टेप बाय स्टेप आपके जहन में मौजूद होने चाहिए। लाइक आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में आ जाता है जिसका फौरन से आपको पता नहीं चल रहा कि आपने इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स याद रख लें, आप फर्स्ट फार्मूले से लेके जितने टोटल 4 या 5 फार्मूले हैं उनको जहन में काउंट करते हैं कि क्या ये फार्मूला लगा के मेरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके जहन में क्लियरली आपके फार्मूलाज हैं, आपकी प्रैक्टिस क्लियर है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप इजीली जज कर सकोगे अपने माइंड के साथ कि इस पे कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ऐसा ही है। यस मैम। मैम थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कुछ कोई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसपे आपको थोड़ा सा अपनी माइंड जो है उसको थोड़ा लड़ाना पड़ता है कि ये इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हाँ, उसका एक सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आपको 5 के 5 या 4 के 4 फार्मूलाज याद हैं, आप फौरन से जहन में देखते हो कि इसको मैं लगाऊंगी तो ये प्रोसीजर इसका बनता है, नहीं बनता। विद इन 5 to 6 मिनट्स आप अपनी कैलकुलेशन जो है उसको क्लियर कर लेते हो कि किस फार्मूले को लगाने से हमारा कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन अराइजेस होता है यहाँ पे, कैन वी integrate all continuous functions? The question arises, will our strategy for integration enable us to find the integral of every जो ऊपर सारे स्ट्रेटजीज या जो फार्मूलाज लगाए हैं वो हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड है। फॉर एग्जांपल, कैन वी यूज इट टू एवेलुएट e पावर x स्क्वायर dx? ये भी एक e पावर x स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उसने कहा कि क्या हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, एटलीस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन दैट वी आर फेमिलियर विद। एटलीस्ट हमने जो ऊपर जितनी टर्म्स अभी तक डिफाइन की हैं, या जितने वे हमने लिए हैं, या जितनी अप्रोचेस हमने यूज की हैं, उन अप्रोचेस को अगर हम देखें तो हम इस तरह के इंटीग्रल को अभी हमने कहीं पर भी डील नहीं किया कि हम इसको सॉल्व कर सकें। अगर हम इस पे बाय पार्ट्स का फार्मूला भी लगाते हैं तो बाय पार्ट्स में भी अभी तक हमने ऐसा फंक्शन नहीं देखा जो e पावर x स्क्वायर की फॉर्म में हो। e पावर x की फॉर्म में या e पावर x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता तो देखा था, जिसको हमने इंटीग्रेट किया था। लेकिन इस तरह का फंक्शन जो है इसको भी हमने पिछली स्ट्रेटजीज या पिछली टेक्निक्स को यूज करते हुए सॉल्व नहीं किया। सो द आंसर इज नो, एटलीस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ द फंक्शंस दैट वी आर फेमिलियर विद। अभी तक हम जितनी टर्म्स से फेमिलियर थे उसमें हमने इस तरह की टर्म को यूज नहीं किया। ओके, The functions that we have been deal with in this book are called elementary functions. अभी तक हमने जिन functions को deal किया वो elementary functions थे। So elementary functions में आपके algebraic functions आ जाते हैं, आपके trigonometric functions आ जाते हैं, आपके exponential functions जो है वो आ जाते हैं, लेकिन उसमें e की पावर x टाइप के exponential functions जो है वो हमने discuss किए थे, not e पावर x square. These are the polynomial functions, rational functions, power function, exponential functions, logarithmic functions, trigonometric functions, and the inverse trigonometric hyperbolic and inverse hyperbolic functions, and all functions. एलिमेंट्री फंक्शंस में अगर ये सारे फंक्शंस आते हैं तो इन फंक्शंस का के लॉस जो है उनको भी हमने डिस्कस किया था। मींस इन फंक्शंस के सम को भी हमने डिस्कस किया, इन फंक्शंस के डिफरेंस को भी हमने डिस्कस किया, इन फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और कंपोजिशन जो है उसको भी हमने डिस्कस किया। फॉर इंस्टेंस द फंक्शन f of x x square minus 1 and this plus natural log of cos hyperbolic x minus x e power sin 2x is an elementary function। इस पूरे फंक्शंस को देखें तो हमें ये एलिमेंट्री फंक्शन जो है वो लग सकता है, हम इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। If f is an elementary function then f prime is an elementary function। अगर f एलिमेंट्री है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो भी एलिमेंट्री फंक्शंस होगा, क्योंकि अगर f के ऊपर हमने कुछ रूल सम के प्रोडक्ट के अप्लाई किए हैं तो डेरिवेटिव्स के ऊपर भी हमने वो रूल जो है वो अप्लाई किए थे। बट इंटीग्रल ऑफ f of x does need not be an elementary function। लेकिन इंटीग्रल जो है जरूरी नहीं है कि वो भी एलिमेंट्री फंक्शन हो। कंसीडर f of x e power x square, since f is continuous its integral exists and if we define the function capital F by, उसका इंटीग्रल तो उसने कहा एग्जिस्ट करता है, और एक कैपिटल फंक्शन f जो है अगर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें 0 से x e power t square dt, then we know from part fundamental theorem of calculus that f prime of x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, e power x square। डायरेक्ट हम जो हमारे पास अब फॉर्म में लिमिट होती है उसको अप्लाई कर देते हैं। Thus f of x e power x square has an antiderivative f, but it has been proved that f is not an elementary function। लेकिन ये प्रूफ किया जा
चुका है कि जो हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स, ये एक एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री फंक्शन की हमने जितनी भी ऊपर डेफिनेशन दी है उसमें किसी भी डेफिनेशन को ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता। Thus f of x has an एंटी डेरिवेटिव f। इस f of x का एक एंटी डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, बट इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द कैपिटल F इज नॉट एन एलिमेंट्री फंक्शन। ये एक एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है। दिस मींस दैट नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई वी विल नेवर सक्सीड इन इवैल्यूएटिंग e पावर x स्क्वायर dx। तो फिर हम इसका इंटीग्रल जो है उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। जी, आप में से किसी ने हैंड रेज किया है, शाहिद। मैम मुझे यहाँ समझ में आ रही ई एक्स की अगर ये ऐसी कोई रकम होगी तो हम वो इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका। यस, अगर आपके पास ये एलिमेंट्री फंक्शंस नहीं है तो एलिमेंट्री फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव की सिचुएशन तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते इसीलिए इनके। ओके, देखे ना, अगर आप e पर x को सॉल्व करते हो तो ये e पर x स्क्वायर जो है आप किस प्रोसीजर के साथ सॉल्व करोगे। हमने अभी तक जितने प्रोसीजर्स डिस्कस किए हैं उनमें कोई भी ऐसा प्रोसीजर हमने डिस्कस नहीं किया जिसके साथ हम इसको इजीली डील कर सकें। इस पे हम एक ही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो e की पावर x स्क्वायर का हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते, आगे 2x मौजूद होता फिर तो हम इसको सॉल्व कर देते, या फिर हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देते, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड वाला रूल। वो भी हमारा रूल नहीं लगता क्योंकि ये इंक्रीज होता जाता है अपनी पावर्स के साथ, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होता। इसमें फिर e की पावर x स्क्वायर dx टाइप की टर्म जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है। सो हमने अभी तक बेसिकली पीछे जितनी भी इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव की सिचुएशंस को डिस्कस किया है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को, तो हमने एलिमेंट्री फंक्शंस के हिसाब से किया। तो जो भी फंक्शन यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री फंक्शंस की डेफिनेशन को खत्म कर देता है उसको हम इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे। The same can be said of the following integrals e power x over x dx sin x square यूज करते हुए हम अपने ये इंटीग्रल्स जो है इनको सॉल्व कर सकेंगे। जी स्टूडेंट, सबको नहीं आ रही? नहीं आ रही थी पहले। ओके जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 1 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 7 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 19 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 22 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 20 करना है, ट्वेंटी 35, 41, 45, 51, 53, 67, 63, 69, 75, 79, यहीं तक आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके जी, 7.6 इंटीग्रेशन यूजिंग टेबल्स एंड कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम। सो इससे पहले मैं चली जाती हूँ आपके सिलेबस की तरफ। कहाँ गया हमारा सिलेबस? यस, as you can see your syllabus techniques of integration शो हो रही है आपको वीडियो? नो मैम, नहीं शो। नो मैम। सिलेबस शो हो रहा है आपको? कोर्स कंटेंट्स? नो मैम। नो मैम। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। ओके, so techniques of integration में integrals of elementary, hyperbolic, trigonometric, logarithmic and exponential functions, integration by parts, substitutions and powerful fractions, improper integrals। यहाँ तक हमारा सिलेबस था। नेक्स्ट हमारा सिलेबस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया बिटवीन कर्व्स, एवरेज वैल्यूज। कर्व्स के दरमियान का एरिया हमने फाइंड आउट करना है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है इसको डिस्कस करना है।
सो कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम हमारा सिलेबस में शामिल नहीं है, हम नहीं करेंगे। इंटेग्रल्स में आपने दो टाइप्स जो है हमको डिस्कस करना है, प्रॉपर इंटेग्रल्स को और इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को। जो प्रॉपर इंटेग्रल्स हैं वो आपके पास डेफिनेट लिमिट देंगे ए से बी, लेकिन जो हमारे इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स हैं वो हमारे डिफाइन होते हैं किस तरह के टर्म्स के ऊपर, लाइक इफ यू टेकिंग दिस 1 टू इन्फिनिट, अगर आपके पास इन्फिनिट टू 1 है या माइनस इन्फिनिट से 1 है, वन टर्म जो है वो आपकी अपर बाउंड या लोअर बाउंड जो है वो आपके पास अगर इन्फिनिट को क्रॉस कर रही हो तो इस टाइप के जितने भी इंटेग्रल्स आपके पास डिफाइंड होंगे वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डिस्कशन को देखें तो बहुत ही सिंपल सी है। डिफाइनिंग द डेफिनेट इंटेग्रल्स वी डील विद द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट इंटरवल्स। डेफिनेट इंटेग्रल्स में जो इंटेग्रल्स या जो फंक्शंस हमने डील किए वो एक डेफिनेट इंटरवल के ऊपर थे, एंड वी अज्यूम दैट एफ डज नॉट हैव एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और फंक्शन की जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं एग्जिस्ट करती थी वहां पे। इन दिस सेक्शन वी एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल। यहाँ पे डेफिनेट इंटेग्रल्स के कॉन्सेप्ट को वो एक्सटेंड कर रहे हैं टू द केस वेयर द इंटरवल्स इज इनफाइनाइट। जब इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। हो सकता है आपकी लोअर और अपर लिमिट दोनों ही इनफाइनाइट हो, या फिर एक ही कंडीशन डिस्कस हो सकती है कि या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो। And also to the case where f has an infinite discontinuity and ab, या हम इस केस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि f की जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी ab के ऊपर। मीन्स आप अपने ए बी इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं ए टू इन्फिनिट या इन्फिनिट टू बी के ऊपर, दरमियान में जहां जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी होगी वहां वहां इन्फिनिट की कंडीशन आपकी यूज हो जाएगी। इन ईदर केस द इंटीग्रल इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दोनों ही सिचुएशन में या तो इंटरवल ही हमारा इन्फिनिट हो जाए या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज अपीयर हो जाए तो फिर हमारे इंटीग्रल्स जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहलाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस आइडिया प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें जो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं वहां पे हम इनकी एप्लीकेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो इनफाइनाइट इंटरवल्स टाइप 1 हमारे पास है जिसको हमने डिस्कस करना। कंसीडर एन इनफाइनाइट रीजन एस दैट लाइज अंडर द कर्व y is equal to 1 over x square। y is equal to 1 over x square आपका फंक्शन है, और हमने जो रीजन s जो लेनी है वो इनफाइनाइट रीजन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये इनफाइनाइट रीजन है, ठीक है, जो हमारे पास बढ़ती ही जा रही है। above the x-axis से above हम इस इनफाइनाइट रीजन को डिस्कस कर रहे हैं, एंड टू द राइट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 1, ये जो x इक्वल टू 1 है उसकी राइट साइड की जो रीजन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यू माइट थिंक दैट सिंस s इज इनफाइनाइट इन द एक्सटेंट, हमारा सोच हो सकती है कि जो s है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट कंडीशन की तरफ मूव कर रहा है। इट्स एरिया मस्ट बी इनफाइनाइट। सो अगर हमने इस रीजन का एरिया फाइंड करना है तो वो एरिया भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। बट लेट्स टू क्लोजर लुक, उसने कहा कि हम नजदीक जाके इसकी लुक देखते हैं हमें क्या फील होता है। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ s दैट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन x इक्वल टू t इज, हम पहले क्या फाइंड करते हैं, वो एरिया फाइंड करते हैं जो 1 की लेफ्ट साइड के अंदर मौजूद है, दैट इज n टू t, 1 टू t, 1 से t हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से the area of the part of s that lies to the left of the line x equal to t, सॉरी ये t, इस लाइन की लेफ्ट साइड का एरिया हम फाइंड करते हैं, यहां से लेके यहां तक का एरिया वो फाइंड आउट कर रहे हैं। a into t, 1 से t तक, 1 over x square dx that is minus 1 by x, इसका अगर आप इंटीग्रल फाइंड करते तो वो क्या है, 1 to t, 1 minus 1 over t। सो t तक का एरिया हमने फाइंड किया, लेकिन हम बेसिकली एरिया कौन सा फाइंड करना चाह रहे थे, इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, t को इन्फिनिट को अप्रोच करवा देंगे। नोट दैट a into t is less than 1, no matter how large t is chosen। t को जितना मर्जी बड़ा लेने, जो एरिया है वो 1 से लेस ही रहेगा। यहाँ पे t की आप उसने कहा जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू रख दें, एरिया हमारा क्या है, 1 से लेस ही रहेगा। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट, उसने कहा हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने एरिया फाइंड किया किसके लिए, t के लिए, जबकि हम अपनी रीजन का इनफाइनाइट एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो हम क्या करेंगे, t को इन्फिनिट को अप्रोच करवा देते हैं। अगर t इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो हमारे पास यहाँ पर भी t इन्फिनिट को अप्रोच करेगा और एरिया हमारा क्या बन जाता है, एग्जैक्ट 1 बन जाता है। सो ये आप देख भी सकते हैं कि आपका एरिया जो है वो यहाँ पर
1 को अप्रोच करना स्टार्ट, ये लाइन जो है वो 1 के क्लोज तरीन होना स्टार्ट हो जाएगी इन्फिनिट की तरफ जाते जाते। जैसे ही टी इन्फिनिट को अप्रोच करेगा आपका जो एरिया है वो 1 को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अप्रोचेस 1, शेडेड रीजन का एरिया जो है वो 1 को अप्रोच करता है एज टी अप्रोचेस इन्फिनिट, जैसे ही टी इन्फिनिट को अप्रोच करता है। सो वी सी दैट द एरिया ऑफ द इनफाइनाइट रीजन एस इज इक्वल टू 1 एंड वी राइट इट एज, हमारी इनफाइनाइट रीजन का जो एरिया है हम उसको 1 से इन्फिनिट 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx भी लिख सकते हैं, या हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 टू t 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। अब आगे हमारे जो इनफाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर हमने एरिया जो है वो दो तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर तो हमारा आंसर जो है वो एक डेफिनेट नंबर को देता है, हमें एक डेफिनेट नंबर देता है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर यहाँ पर इन्फिनिट आंसर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे टी को उसने डिफरेंट वैल्यूज लेकर अपने एरिया जो है वो फाइंड आउट किया है। तो अगर टी को वो 1 से 2 के दरमियान फाइंड आउट करता है तो यहाँ टी की जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख देते हो, या आप आंसर में भी 2 पुट कर सकते हो। तो 1 माइनस 1/2 आंसर आपको क्या देगा, 1/2 दे देगा। उसने उसके बाद टी की वैल्यू 3 ले ली है, 3 लेके अपना एरिया जो है वो फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे आप टी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/3 आपको आंसर क्या दे देता है, 2/3 दे देता है। डिफरेंट टी की वैल्यूज ली है, 1 2 लेके 3 लेके 5 लेके, या फिर एग्जैक्ट जब टी इन्फिनिट को अप्रोच कर जाता है तो हमारा एरिया किसको अप्रोच कर जाता है, 1 को अप्रोच कर जाता है। ये डिस्कशन उसने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की है। सो इस एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद डेफिनेशन ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 1 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को डिफाइन कर रहा है। पहली कंडीशन क्या है, f a to t f of x dx exist for every number t greater than equal to a, then a to infinite f of x dx is defined as, t greater than a के लिए है तो t means a से greater है, a लोअर लिमिट है, t आपकी अपर लिमिट है। तो a to infinite f of x dx लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं लिमिट t to infinite a to t f of x d, दोनों तरह से ये एक ही मीनिंग देता है। प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट नंबर, इफ t to be f of x dx, अगर इस तरह के इंटीग्रल्स को डिस्कस करें तो इसका मतलब है कि t लेस देन है b से आप लोअर एरिया जो है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, लोअर एरिया माइनस इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करता है, तो माइनस इन्फिनिट से भी सेम। अगर आप इस एग्जांपल को ले लेते हो, यहाँ पे तो t से ग्रेटर एरिया आपने डिस्कस, 1 से ग्रेटर एरिया डिस्कस करना था, अगर 1 से लेस एरिया आपने डिस्कस करना हो तो माइनस इन्फिनिट की तरफ आप मूव करेंगे। ये आपके पास f of x dx इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट नंबर, ये भी एक फाइनाइट नंबर को एग्जिस्ट करती है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स a to infinite या माइनस इन्फिनिट टू b आर कॉल्ड कन्वर्जेंट इफ द करस्पॉन्डिंग लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो ये कन्वर्ज करते हैं, एंड डाइवर्जेंट इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट डज एग्जिस्ट ना करे, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आंसर आपके क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिट या इन्फिनिट होते हैं। इफ बोथ a to infinite d f of x dx and minus infinite to a f of x minus infinite to a f of x dx plus a to infinite f of x dx, in part C any real number a can be used, कोई भी रियल नंबर यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है आपने एक ही यूज करना है, आप कोई भी दरमियान की अपनी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट रीजन के अंदर कोई भी रियल नंबर यूज करके अपने इंटीग्रल्स को ब्रेक कर सकते हैं 2 पॉइंट्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। ओके अच्छा जी, सो एरिया रीजन का आपका किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जो रीजन ए से ग्रेटर एरिया है वो आपके पास ए से इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स डीएक्स की फॉर्म में डिस्कस होता है, और यहाँ पे अगर आप टी को डिस्कस करते हैं तो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मींस रीजन का जो एरिया ए से ग्रेटर है आप उसको डिस्कस कर रहे हो। दिस इज अप्रोप्रिएट बिकॉज ए टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज द लिमिट एज टी अप्रोचेस इन्फिनिट ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एफ फ्रॉम ए टू टी तक आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है
determine whether the integral 1 to infinite 1 over s dx is convergent or divergent, converge कर रहा है या diverge कर रहा है according to part A of definition हुई है 1 to infinite 1 over s dx. इसको आप लिख सकते हो लिमिट t approaches to infinite 1 to t 1 over x dx. ये मैं पढ़ रही हूँ, जब मीटिंग एंड हो जाए तो समझ लीजिएगा कि क्लास एंड है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ज्वाइन ना कीजिएगा. ओके, t approaches to infinite, इसका इंटीग्रल आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x t to 1. सो ये क्या लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1. नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपका 0 होता है, सो ये आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ t है, t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट को, तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिट आपके पास आंसर इन्फिनिट होता है. हमारा ये इंटीग्रल जो है हमें इन्फिनिट आंसर दे रहा है, तो इट मींस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज द फाइनाइट नंबर नहीं है, एंड सो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्ज नहीं कर रहा. अगर यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर होता तो ये कन्वर्ज कर जाता. Let's compare the result of example number 1 with the example given at the beginning of this section. 1 to infinite 1 over x square dx converge, 1 over x dx diverge. ये converge करता था क्योंकि जब हमने इसकी एरिया फाइंड आउट किया तो हमारे पास डेफिनेट नंबर्स आ रहे थे, लेकिन 1 over x को जब हमने फाइंड आउट किया या उसका इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर आ रहा था, ये डिवर्ज कर रही थी. That is y is equal to 1 over x, y is equal to 1 over x square इनफाइनाइट एरिया, और ये आपके पास फाइनाइट एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि इसका एरिया कहीं ना कहीं जाके आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू जो है वो दे देता है, लेकिन ये कहीं पर भी आपको डेफिनेट आंसर नहीं देता, इन्फिनिट को अप्रोच करता है ये इंटीग्रल आपके पास. सो ज्योमेट्रिकली कंडीशन क्या दी हुई है इसको पढ़ लें आप लोग, अगर किसी पॉइंट से समझ नहीं आ रही तो वो पूछ लें. Says that although the curves looks very similar for x greater than 0, x greater than 0 के लिए इसने कहा ये दोनों आपको similar नजर आ रही हैं. The regions under y is equal to x square to the right of x equal to 1. ये 1 की राइट साइड पे the shaded region in figure number 4 has finite area. इसका एरिया जो है वो आपके पास फाइनाइट है, whereas the corresponding region under y is equal to 1 over x has infinite area. इसका एरिया जो है वो आपके पास infinite है. Note that both 1 over x square and 1 over x approaches 0 as x approaches infinity. दोनों ही 0 को अप्रोच करते हैं जैसे x infinite को अप्रोच करता है, but 1 over x square approaches 0 faster than 1 over x. लेकिन 1